नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखने से पहले देखते हैं सुर्खियां। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा, भारत अगले 2 साल में रेशम उत्पादन में पूरी तरह होगा आत्मनिर्भर। रेशम बोर्ड और ICAR के बीच 2 समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिला रेशम रीलर्स को बुनियाद रीलिंग मशीनें की वितरित। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा, हर मेड़ पर पेड़ अभियान के तहत किसानों को रेशम के पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की है जरूरत। कहा, कृषि विज्ञान केंद्रों की अहम भूमिका के जरिए किसानों को किया जाएगा जागरूक, इससे रेशम के उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। खरीफ विपणन सीजन में MSP पर खरीदी जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 14.52% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 670.44 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान। और दुनिया को बेहतर जगह बनाने में महिलाओं के अतुल्य योगदान को सम्मान देते हुए विमेन इन लीडरशिप थीम के साथ देश में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की सुरक्षा और बेहतर शिक्षा है जरूरी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में एग्रो सेरिकल्चर कन्वर्जेंस और थाई रीलिंग का उन्मूलन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वस्त्र मंत्रालय की ओर से रेशम बोर्ड और कृषि मंत्रालय की ओर से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी और कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने महिलाओं को बुनियाद मशीन का भी वितरण किया। ये मशीन महिलाओं को टसर रेशम के उत्पादन के थाई रीलिंग से निजात दिला सकेगा। इस मौके पर वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि वस्त्र मंत्रालय ने अगले 2 साल में भारत को सिल्क के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। संकल्प वस्त्र मंत्रालय का ये कि प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जिसमें डेयर की बहुत प्रमुख भूमिका रहने वाली है कि आगामी, और मैं रूपाला जी बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, आगे 2 साल में हिंदुस्तान सिल्क में पूर्णतः आत्मनिर्भर हो जाएगा और हम किसी भी देश से इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये क्षमता हिंदुस्तान में है। इस क्षमता को फलीभूत करने के लिए आपके मंत्रालय और कृषि विज्ञान केंद्र की प्रमुख भूमिका रहेगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए किसानों को कोकून के वेस्ट से वेल्थ की ओर ले जाने की जरूरत है। इसकी जानकारी देश के ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाए जाने की जरूरत है। जब हम सेरिकल्चर की बातें करते हैं तो हम कोकून से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का विशेष निवेदन रहा है कि वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन की भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव परिभाषा हो, प्रयास हो। कोकून वेस्ट के संदर्भ में आज सेरिकल्चर के कम फार्मर्स हैं जो ये जानते हैं कि कोकून वेस्ट का इस्तेमाल फार्मा इंडस्ट्री में और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हो सकता है। मेरा आग्रह है कि कृषि विज्ञान केंद्र के समन्वय से ये जानकारी कि कोकून का वेस्ट भी कैसे वेल्थ बन सकता है, ये जानकारी हम अपने किसान भाइयों और बहनों तक पहुंचाएं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि रेशम के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। 2 मंत्रालयों के बीच इस आपसी सहमति से आने वाले दिनों में रेशम उत्पादन में देश नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। वस्त्र के उत्पादन में हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए अब नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेना अत्यंत आवश्यक भी होता है और जरूरी भी होता है। प्रधानमंत्री जी ने ये कोविड के भयानक कालखंड में से इस राष्ट्र को नेतृत्व देते हुए बाहर निकालने के वक्त जो एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया, उसमें आत्मनिर्भर भारत की जो बात उन्होंने कही है, मैं मानता हूं कि हमारे विभाग
तो उसी पे काम करे, वो तो प्रधानमंत्री की आज्ञा को अनुसरण करना हमारा कर्तव्य और फर्ज होता है। मगर देश के युवाओं के दिल में भी ये बात चुभ गई है और पूरा देश इसमें उसी दिशा में सोचने लगा है कि आत्मनिर्भर का मतलब देशवासियों ने ऐसा बना ही लिया है कि जो इंपोर्ट हो रहा है वो हमें पैदा करना ही है। साथ ही पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए हर मेड़ पर पेड़ अभियान के तहत किसानों को रेशम के पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जिससे रेशम के उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ जुड़ के जब ये कार्यक्रम हम ले रहे हैं तो क्या ये हम सोच सकते हैं कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों की जो सीमाएं हैं, ये सीमाओं पे रेशमी कापड़ के लिए जो उपयोगी वृक्ष हैं उसी को ही मेड़ पे लगाए, तो मेड़ पर पेड़ का हमारा जो कार्यक्रम है उनको इस कार्यक्रम के साथ कन्वर्ज करके हमें आगे काम करना चाहिए। जहां भी केवीके हैं हमारे, वहां उस एरिया के किसानों के लिए वो एक जगह है, कुछ भी नई चीज देखने के लिए उसमें प्रयोग जो भी हो रहे हैं उन सब में उनकी श्रद्धा भी है कि यहां जो नया हो रहा है वो ठीक ही होगा। तो यदि उनकी मेड़ पे लग गया हुआ उन्होंने सफलता से देखा तो और किसान भी अपने मेड़ पे इनका प्रयोग करने में बहुत ही तुरंत आगे आएंगे। तो इसी दिशा में हमें काम करना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक त्रिलोचन महापात्रा ने बताया कि देश भर में ICAR के 722 केंद्रों के जरिए रेशम के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र 722 प्रत्येक जिला में कम से कम एक अवस्थित है देश में, और ये 722 कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों का प्रशिक्षण किया जा रहा है। महिला किसान के समेत, और जिस इलाका में रेशम की खेती किया जा रहा है उस इलाका में मलबरी की खेती को बढ़ावा देना और किसानों को रेशम की जो कीड़ा है उसका खेती, उसका पालन के बारे में बताना ये एकांत आवश्यक होता है और रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये जरूरी है। कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा ये कार्यक्रम किया जाएगा और उससे इसको बढ़ावा मिलेगा और समृद्ध होगा और हम लोगों का उत्पादन बढ़ेगा और आगे निर्यात भी हम कर सकते हैं। देश टसर सिल्क के उत्पादन में आगे बढ़ रहा है। सरकार के प्रयास से आधुनिक मशीनों के जरिए रेशम से बने कपड़ों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। महिलाएं बुनियाद मशीन की सहायता से इससे आगे बढ़ा रही हैं। इस मशीन को सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने तैयार किया है। आइए देखते हैं इस वीडियो के जरिए कि कैसे रेशम उत्पादन को आधुनिकता की ओर ले जाया जा रहा है। बुनियाद मशीन का विकास और जनजातीय महिलाओं द्वारा इसकी स्वीकृति एक अभिनव प्रयास है भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय का। यह एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे एक छोटे से धागाकरण यंत्र के विकास से न सिर्फ एक पुरातन कुरीति को समाप्त किया जा सकता है, वरन आय में भी वृद्धि लाई जा सकती है। थाई रीलिंग मध्य भारत की जनजातीय महिलाओं द्वारा अपनाई गई तसर कोसों के धागाकरण की एक ऐसी प्रक्रिया थी जो 21वीं सदी में महिलाओं के स्वास्थ्य व सम्मान पर एक आघात था। एक सर्वेक्षण के अनुसार इन राज्यों में लगभग 10,000 महिलाओं को कष्टदायक प्रक्रिया से रोज गुजरना पड़ता था और भारत जैसे एक विकासशील देश के लिए यह निश्चय ही शर्मनाक था। वर्तमान सरकार ने थाई रीलिंग को जड़ से समाप्त करने, महिलाओं को उनका आत्मसम्मान व उनके प्रयासों के प्रति समुचित पारिश्रमिक दिलाने को चुनौती के रूप में लिया और जहां भी थाई रीलिंग कर रही महिलाएं थीं, उन्हें बुनियाद मशीन उपलब्ध कराने का जिम्मा लिया। तसर कोसों से थाई रीलिंग कर महिलाएं पहले 80 से 90 ग्राम रेशम तैयार कर पाती थीं और पूरे दिन की मजदूरी में उन्हें 100 से 200 रुपए ही मिलते थे। बुनियाद मशीन ने आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है और अब वे प्रतिदिन 200 से 250 ग्राम रेशम का उत्पादन कर 300 से 350 रुपए कमा लेती हैं। इसे महिलाएं बहुत आसानी से चला लेती हैं और तो और सोलर ऊर्जा से भी चला पाने की सुविधा से वे इसे सुदूर गांवों में भी अपना रही हैं। बुनियाद मशीन से रेशम की गुणवत्ता के साथ ही महिलाओं और उनके परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। थाई रीलिंग को जड़ से समाप्त करने के अथक प्रयासों में संबंधित राज्य सरकारों ने भी पूरा योगदान दिया है
और अब तक लगभग कुल 5000 महिलाओं को थाई रीलिंग से निकालकर बुनियाद मशीन उपलब्ध कराया है। वस्त्र मंत्रालय एक मिशन योजना के रूप में लगभग 3000 महिलाओं को बुनियाद मशीन शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में वस्त्र मंत्रालय केंद्र सरकार का यह प्रयास एक मील का पत्थर साबित होगा। तो आपने देखा, भारतीय रेशम उद्योग आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अग्रसर है। बीते सालों में सरकार के अथक प्रयासों से इस क्षेत्र में उत्साहवर्धक बदलाव देखने को मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय रेशम उत्पादन में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हाल ही में चलाए गए कार्यक्रमों से विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहवर्धक बदलाव आया है और रेशम उद्योग के चतुर्मुखी विकास को एक नई दिशा मिली है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय रेशम मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने के लिए आवश्यक था कि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो। इस दिशा में बाइवोल्टिन रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनकारी योजनाओं के अधीन नई संभावनाओं पर बल दिया गया। वर्ष 2013-14 में 26,480 टन रहे रेशम उत्पादन को गत 6 वर्षों में 35% की वृद्धि से 35,820 टन तक बढ़ाया गया है। इसी दौरान बाइवोल्टिन रेशम उत्पादन लगभग 3 गुना हो गया। इसमें देश के नए क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। इस अभूतपूर्व वृद्धि से देश द्वारा रेशम आयात में भारी कमी आई है और भारत रेशम में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है। वन्य रेशम की उत्पादकता व गुणवत्ता में सुधार से जनजातीय लोगों के लिए नियमित आय व बेहतर भविष्य तो सुनिश्चित हुआ ही है। देश विदेश के डिजाइनरों ने आधुनिक परिधानों के साथ ब्रांडेड वन्य रेशम के नवीन उपयोग से इन्हें एक आकर्षक पहचान दी है। भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के अंतर्गत 3A, 4A स्तर के रेशम उत्पादन हेतु स्वचालित धागाकरण यंत्र के आयात के बदले अब देश में ही इनका उत्पादन किया जा रहा है। निस्संदेह रेशम उत्पादन अब एक नई सोच के साथ नई ऊंचाइयों को छूने चल पड़ा है। खरीफ विपणन सीजन में MSP पर खरीदी जारी है। आइए देखते हैं इस खरीदी के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 14.52% की वृद्धि हुई है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक 670.44 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान धान की रिकॉर्ड खरीद की गई है। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जो कुल खरीद का 30.25% है। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 97,70,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने 3,10,265 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा है। तो मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान दालों और तिलहनों की खरीद से 1,67,964 किसानों को लाभ हुआ है। रबी फसल 2020-2021 के तहत आंध्र प्रदेश में MSP पर 37.85 मीट्रिक टन चने की खरीद की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीज कपास की सुचारू खरीद से 18,97,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। किसानों से MSP पर 26,716.31 करोड़ रुपए मूल्य की 91,80,412 कपास गांठें खरीदी गई हैं। 5,089 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई है। इस बदल रहे मौसम में किसान अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखें। देश भर में जलवायु अनुकूल फसलों की देखरेख के लिए किसानों को सावधानियों का पालन करना जरूरी है। किसान ऐसे में क्या करें, आइए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
मध्य महाराष्ट्र के किसान इस समय तैयार फसलों जैसे रबी ज्वार, चना, अगेती या समय से बोया गया गेहूं, कुसुम और अरहर की कटाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में इस समय दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ऐसे में यहाँ सूरजमुखी, मूंगफली, मक्का और सब्जियों में सिंचाई करें। कोंकण में इस समय काबुली चना और लोबिया की कटाई के लिए समय अनुकूल है। यहाँ के किसान सुबह के समय कटाई करें और फसलों को अच्छी तरह से धूप में सुखाएं। इसके साथ ही यहाँ इस समय काजू की तुड़ाई भी कर लें। कोंकण में ही मूंगफली, चीकू, काजू, केला, नारियल और सुपारी के अलावा सब्जियों में सिंचाई करें। इसके साथ ही बागों में नमी बनाए रखने के लिए पराली से मल्चिंग करें। यही केले के गुच्छों को चिलचिलाती धूप या गर्म हवाओं से बचाने के लिए जूट की बोरी या पत्तों से ढक दें। मराठवाड़ा में ज्वार, काबुली चना, कुसुम, मक्का और गेहूं की कटाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ अंगूर की तुड़ाई भी करते रहें। मराठवाड़ा में ही इस समय मूंगफली, आम, नींबू, चीकू और अनार के बागों के अलावा गन्ने में सिंचाई करें। मराठवाड़ा में ही केलों के बागों में नमी को बनाए रखने के लिए बाग के चारों ओर मल्चिंग करें। विदर्भ में इस समय काबुली चना, कुसुम, रबी ज्वार और अगेती या समय से बोया गया गेहूं की कटाई कर लें। कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। विदर्भ के किसान फिलहाल धान के खेतों में 3 से 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। इसके साथ ही यहाँ मूंगफली, तिल और सूरजमुखी के अलावा सब्जियों, खरबूजा और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं अगर आम के फलों में गिरने की समस्या हो तो किसान बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। पंजाब विधानसभा में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 1,68,015 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। बजट में 1.13 लाख किसानों के 1,186 करोड़ रुपए के कर्ज के माफी की घोषणा की गई है और इसके अलावा भूमिहीन किसानों के 526 करोड़ रुपए की माफी की भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बजट घोषणाओं में बुढ़ापा पेंशन को 750 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का ऐलान किया। साथ ही महिला दिवस पर बड़ा ऐलान करते हुए बजट में महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है।
इसके अलावा आशीर्वाद स्कीम के तहत मिलने वाली राशि को 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। आज के दौर में महिलाएं समाज, शिक्षा, राजनीति और अर्थशास्त्र समेत तमाम क्षेत्रों में कहां तक पहुंच गई हैं। उनकी कामयाबी के जश्न के तौर पर पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है। हालांकि जीव को जन्म और उसके आकार देने वाली महिला का सम्मान करने के लिए महज किसी एक दिन की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस दिन के जरिए महिलाओं को उनका हक, उनकी प्रतिभा और उन्हें समाज में बराबरी का सम्मान देने के लिए जागरूक किया जाता है। वक्त आज कितना भी बदल गया हो, लेकिन महिलाओं के साथ होने वाली असमानता आज भी चिंता का सबब बनी हुई है। लिहाजा इस दिन को मनाकर ये कोशिश की जाती है कि महिलाओं के हुनर और उनके योगदान को पूरे सम्मान से स्वीकारा जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे देश की महिलाएं अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। आइए आज के दिन हम सब महिलाओं व पुरुषों के बीच असमानता पूर्णतया समाप्त करने का सामूहिक संकल्प लें। वहीं आज के दिन दुनिया भर की महिलाओं को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी अदम्य नारी शक्ति को सलाम। भारत को देश की महिलाओं की कई उपलब्धियों पर गर्व है। कई क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए काम करने का मौका मिलना हमारी सरकार के लिए गर्व की बात है। और वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपने संदेश में कहा है कि विषम परिस्थितियों के बावजूद महिलाओं ने निरंतर अपनी क्षमता को सिद्ध किया है। हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं महिलाएं। वास्तविक जीवन के कुछ नायक कोविड-19 महिला योद्धा को मेरा सलाम। सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कृषि बिल को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उसी तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाराणसी के चिरई गांव ब्लॉक में आज से नहीं बल्कि दशकों से हो रही है। अंतर बस इतना है कि ये महिलाएं ये कॉन्ट्रैक्ट एक साल का करती हैं और बिना किसी लिखा पढ़ी के होता है। जो कुछ होता है सिर्फ विश्वास पर होता है। खास बात यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर न तो अभी तक कोई विवाद हुआ है और न ही किसी प्रकार की कानूनी अड़चन आई है। ऐसे माहौल में इस क्षेत्र की महिलाएं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आत्मनिर्भर भी हुई हैं और महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी बनी है। कंधे पर फावड़ा, चेहरे पर आत्मनिर्भरता और खुशी का भाव लिए ये महिलाएं सुबह के समय अपने खेत पर जा रही हैं। वाराणसी के चिरई गांव की ये महिलाएं आज से नहीं बल्कि दशकों पहले आत्मनिर्भर बनकर न सिर्फ जी रही हैं बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनी हुई हैं। महिला सशक्तिकरण यही है कि जैसे मान लीजिए जो महिला पर्दे के अंदर रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, अपना निर्णय नहीं ले पाती थी, अपना जो बच्चों को पढ़ाई लिखाई जो भी करवाना है, शादी ब्याह है, घर में किसी चीज से उनको मतलब नहीं रहता था, भागीदारी नहीं रहता था, या 10 रुपये के लिए किसी से हाथ फैलाती थी, वो नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो अपना खुद के समूह बना ली हैं। समूह के माध्यम से खुद वो अपना छोटा छोटा रोजगार कर रही हैं। कहने को तो ये महिलाएं भूमिहीन हैं, लेकिन एकता में बल होता है और समूह में सभी संकटों का समाधान होता है। आज इनके पास जमीन भी है और मेहनत की वजह से खाने के लिए अनाज भी है। हम लोग जैसे समूह में हैं, समूह से ही लोन लेते हैं, समूह से लोन लेकर खेत लेते हैं। 3 बीघा इस समय खेत लिए हैं 4 लोग मिल करके, और जो खेत से प्रॉफिट होता है वो लोग हम लोग जैसे अपना प्रॉफिट देख लेते हैं कि कितना लागत हुआ, कितना सिंचाई हुआ, कितना गोड़ाई हुआ, ये सब का काट करके जो मुनाफा होता है वो हम सारी महिलाएं 4 लोग बांट लेते हैं। दरअसल ये महिलाएं चिरई गांव ब्लॉक के सभी गांवों में लगभग एक समूह बनाकर अपनी दैनिक बचत का हिस्सा उसमें जमा करती हैं और उस जमा पैसे से किराए पर खेत लेकर खेती करती हैं। आज चिरई गांव सहित इस इलाके में कुल 280 समूह चल रहे हैं, जिसमें सभी अन्य रोजगार के अलावा किराए पर खेत लेकर खेती जरूर करती हैं।
जो महिला अकेले खेती नहीं कर सकती, वो ग्रुप बनाकर खेत किराए पर लेती है और सामूहिक खेती करती हैं और उपज का हिस्सा बराबर बराबर बांट लेती हैं। समूह से लिया गया लोन खेती के द्वारा भर दिया जाता है। उससे हुई आमदनी से अपना और अपने परिवार का खर्च चलता है। आज ये महिलाएं न तो किसी की कर्जदार हैं और न ही किसी के आगे हाथ फैलाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।